दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ऐसी बस नॉलेज एक्वायर करते चाहिए, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत से बहुत अच्छे सक्सेस देखेंगे। तो आज हम अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। हम आज क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 देखने वाले हैं, जो हमारा कंट्री इंडिया इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इंडिया के स्पेसिफिकली हम फिजिकल मैप को और बहुत डिटेल्ड में समझने वाला है, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि इंडिया काफ़ी डाइवर्स कंट्री है। इसके नॉट ओनली लैंग्वेज या कल्चर डाइवर्स है, बट इसके जो जोग्राफिकल एरियाज है वो भी काफ़ी डाइवर्स है। और इसकी वजह से हमारे जो जोग्राफिकल चेंजेस की वजह से हमारे जो रहन सहन में डिफरेंसेस है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप समझ सकते हैं कि इंडिया एक वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस है, और ये एक बहुत ही डाइवर्स एक्सपेंस है। तो ये जैसे नॉर्थ में आपको हिमालयस मिलेगा जो काफ़ी कोल्ड इलाके हैं। फिर आपको वेस्ट में अरेबियन सी होगा, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, और इंडियन ओशन साउथ में। तो अब एक इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो तीन तरफ से पानी से घिरी है, तीन तरफ से पानी से घिरी है। और आप देखिए कि इंडिया का जो मेन लैंड मास है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का पूरा मेन लैंड मास है। और जो कन्याकुमारी और कश्मीर के बीच में डिफरेंस है, जो हमारे नॉर्थ और साउथ के एक्सटेंट में डिफरेंस है, वो 3,200 किलोमीटर का डिफरेंस है। और ईस्ट और वेस्ट में हम कह सकते हैं कि 2,900 किलोमीटर का डिफरेंस है। और इसके आप जोग्राफिकल आप डाइवर्सिटी को देखें कि जैसे आप नॉर्थ में आप चले जाइए तो आपको बहुत ज़्यादा ठंडे माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। बहुत ही कम टेम्परेचर देखने को मिलेगा कि सियाचिन ग्लेशियर में आपको -50 तक आपको टेम्परेचर मिल सकता है। वेराज इसी के कॉन्ट्रास्ट में आप देखिए कि राजस्थान में एक ग्रेट इंडियन डेजर्ट है जो आपको 50 डिग्री सेल्सियस तक भी एक टेम्परेचर देखने को अब मिल जाता है वहां पर दिन के टाइम पे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने चेंजेस है, कितने डाइवर्सिफाइड है। और फिर वहां पर नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स है जो एक एलुवियल डिपॉजिट होते हैं, जो गंगा और यमुना हमारे डिपॉजिट लेके आते हैं हिल्स माउंटेन से। इससे एक नॉर्दर्न प्लेन बनता है, और एक अनइवन प्लेट्यू है जो मिडिल पार्ट ऑफ द अर्थ पे लाई करता है। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वैरायटी है क्लाइमेट में, वेजिटेशन में, वाइल्ड लाइफ में, और लैंग्वेज और कल्चर में। क्योंकि जो लैंग्वेज, कल्चर, क्लाइमेट और वेजिटेशन है वो भी एरिया के अकॉर्डिंग ही अडेप्ट करता है। जैसा एरिया होगा वैसे ही वहाँ के रहन सहन, वहाँ के क्लोथ, वहाँ के खाने वैसे ही आपको देखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आप जैसे नॉर्थ में आप चले जाइए, एक्सट्रीम नॉर्थ इलाकों में, तो वहां पर अक्सर आपको गर्म कपड़े, वुलन कपड़े का चलन ज्यादा दिखेगा, क्योंकि वहां पर इतने ठंड होता है कि उसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन वही आप नीचे साउथ में आप आ जाइए तो वहां पर लोग कॉटन के कपड़े पहनना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो काफी लाइट होते हैं, और वहां पर ह्यूमिडिटी और गर्मी की वजह से वो कपड़े ज्यादा बेहतर सूट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो ये डिफरेंसेस है जोग्राफिकल कंडीशंस में, ये एक कल्चर में भी डिफरेंस लाता है। और अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के अनुसार क्या हमारा इंडिया 125 करोड़ का पॉपुलेशन है, बट ये अब ये 150 करोड़ का पॉपुलेशन पहुंच गया है। तो अभी भी हम वैसे चाइना से सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री में गिने जाते हैं। उसको साइड करते हुए अभी हम देखते हैं कि इसके फिजिकल एस्पेक्ट्स को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड से पास होती है, ये हमारे अर्थ को ऑलमोस्ट दो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। और जो हमारा नॉर्थ और साउथ का लैटिट्यूड है, वो लैटिट्यूड, हमारा नॉर्थ का लैटिट्यूड है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, एंड साउथ का 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। इस साउथ के लैटिट्यूड को हम एक्सट्रीम लैटिट्यूड नहीं बोल सकते, क्योंकि जो एक्सट्रीमेस्ट पॉइंट इंडिया का बोला जाए तो इसे हम कह सकते हैं कि ये इंडिया के मेन लैंड का एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट है। बट इंडिया का एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार आइलैंड में लाई करता है। और उसका जो लैटिट्यूड का मेजरमेंट है वो है 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। तो कभी आपको क्वेश्चन आएगा सीडीएस, यूपीएससी या एफकैट में कि अगर इंडिया का एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट है तब इंदिरा पॉइंट आप मार्क करना। बट अगर वो मेन लैंड पूछे, साउथ मेन लैंड, तो आप 8 डिग्री 4 मिनट्स ही मार्क करना।
और उसी वजह से आप देखिए कि ईस्ट और वेस्ट में भी डिफरेंसेस है लॉन्गिट्यूड्स में। जो हमारा वेस्ट का लॉन्गिट्यूड है वो है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, और जो ईस्ट का लॉन्गिट्यूड है वो है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। और इतने ज्यादा डिफरेंस की वजह से हमारे ईस्ट और वेस्ट में 2 आवर्स का गैप पाया गया था। तो ये 2 आवर्स के गैप की वजह से जो एक सिचुएशन, जो एक डिफिकल्टी अराइज हो रही थी कि हम एक कॉमन टाइम नहीं फिक्स कर पा रहे, तो इसकी वजह से हमने 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पे एक आईएसटी हमने ड्रॉ किया, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो मिर्जापुर से पास होता है। तो मिर्जापुर सिर्फ और सिर्फ कालीन भैया और इसके लिए फेमस नहीं है, ये हमारा आईएसटी भी है, जो ये उत्तर प्रदेश में लाई करता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो जो डिफरेंसेस हुए वेस्ट एक्सट्रीम पॉइंट में और ईस्ट एक्सट्रीम पॉइंट में, वो काफी कम हो गया। जिसकी वजह से जो सिंक्रोनाइजेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिंक्रोनाइजेशन है, वो ज्यादा बढ़ गया। लेकिन अभी भी ईस्टर्न पार्ट में एक डिमांड है, होती है काफी ज्यादा, एक चाय बगान टाइम जोन है, जो अंग्रेजों के, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था उस समय पे। तो आप देख सकते हैं कि चाय बगान टाइम जोन, आप समझ लीजिए कि ये टी प्लांटेशन टाइम जोन, अगर इसको हिंदी में इंग्लिश में कहूँ तो, ये असम से एक लॉन्गिट्यूड निकलता हुआ ये है। और ये काफी समय से वहां के लोगों की अ, मांग रही है कि इस चाय बगान टाइम जोन को भी वैलिड कर दिया जाए। लेकिन इसकी वजह से इंडिया में 2 टाइम जोन हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिंक्रोनाइजेशन है वो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि किसी भी कंट्री में 2 टाइम जोन्स या फिर एक से ज्यादा टाइम जोन्स नहीं होते हैं। जैसे जिस कंट्री का मेन लैंड मास होता है, उसकी वजह से उसका टाइम जोन भी उतना ज्यादा होता है। जैसे यूएसए और कनाडा का आप देखिए, यूएसए के पास 7 टाइम जोन है, कनाडा के पास 6 टाइम जोन है। और आपको पता है कि रशिया के पास कितने टाइम जोन है? रशिया के पास 8 टाइम जोन है। उसके पास इतना बड़ा लैंड मास है कि उसको 8 टाइम जोन रखना पड़ता है अपने पूरे कंट्री के लिए। अगर हम आगे देखते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो मिर्जापुर से पास होता है वो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट में। तो इससे हम एक सिंक्रोनाइज टाइम रख पाए पूरे ईस्ट टू वेस्ट में। तो इंडिया के 7 नेबर्स है, इंडिया हैज 7 नेबर्स। सो उसमें आता है हमारे पास पाकिस्तान, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान का हल्का सा जो बॉर्डर हम शेयर करते हैं, इसलिए हम इसे अफगानिस्तान को भी हम एक नेबर जैसा ट्रीट करते हैं। तो ये 7 नेशन है। सॉरी, मैं बताना भूल गया, ये श्रीलंका भी हमारा नेबर है। तो ये 7 नेबरिंग स्टेट्स है हमारे पास। तो मैं आपको कुछ चीजें आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दूं, कुछ चीजें अच्छे से बता दूं कि जो हमारा, जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री ईस्ट, जो ये लाइन पास होती है, तो ये हमारे अर्थ को टू हाफ में डिवाइड करती है। जो जो नर्दर्न हेमिस्फेयर का पार्ट है वो एक सब ट्रॉपिकल पार्ट में चला जाता है। जो सब ट्रॉपिकल पार्ट हमारा वार्म जोन में आता है। इसकी वजह से आप देखेंगे कि जो नॉर्दर्न एरिया है वहां पर ठंड भी वैसे ही पड़ती है, और जो वहां का जो गर्मी है वो भी काफी ज्यादा एक्सट्रीम आया जाता है। फिर जो ये साउदर्न पार्ट है, ये सदर्न पार्ट है, ये सदर्न पार्ट एक ट्रॉपिकल जोन में पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर उतनी ज्यादा हमें गर्मी देखने को नहीं मिलती है, अनलेस एंड अनटिल अगर ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट ना हो तो ये साउथ इज कूलर कंपेयर टू द नॉर्थ हेमिस्फेयर। और हमारे पास जो इंडिया के कोस्ट लाइन है, जो ये कोस्ट लाइन है हमारे, जो इंडिया का टोटल कोस्ट लाइन है वो है 6100 किलोमीटर्स का, यहाँ पर वेस्ट से लेकर ईस्ट तक।
अगर हम इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का भी कोस्ट लाइन हम शामिल कर ले तो ये बन जाता है 7,517 किलोमीटर्स का। तो आप देखिए कि काफी ज्यादा एक बड़ा मास है जो हमारे कोस्ट लाइन एरियाज में ज्यादा है। और जो हमारा आप देखिए कि जो टेरिटोरियल है, जो हमारा सी की तरफ में टेरिटरी है, जो एक्सटेंट है हमारा टेरिटरी, वो एक 12 नॉटिकल माइल्स जितना हमारा फैला हुआ है। इसके बाद से इंटरनेशनल वाटर स्टार्ट हो जाता है। ये 12 नॉटिकल माइल्स होगा इज इक्वल टू 21.9 किलोमीटर। 29.1 ये हमारा जो कोस्ट लाइन से जो हमारा पानी है वो इंडिया के टेरिटरी में आता है और इसके बाद इंटरनेशनल वाटर स्टार्ट हो जाती है। और आप देखिए कि यहाँ पर ईस्ट में पूर्वांचल हिल्स आपको मिलेंगे, यहाँ पर आपको ग्रेटर हिल्स मिलेंगे, लेसर हिल्स मिलेंगे, शिवालिक हिल्स मिलेंगे। तो ये आगे मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ इस फिजिकल डिविजन्स में। तो अब देखिए कि ये ग्रेटर हिमालयस है। तो अगर आपसे कभी किसी सीडीएस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा यंगेस्ट माउंटेन है हम इंडिया का, तो वो कौन सा होगा, वो आप अब बताना। शिवालिक हिल्स वो हमारा यंगेस्ट होगा, क्योंकि ये शिवालिक हिल्स एक्चुअली ये जो रिवर्स है, रिवर्स के डिपोजिशन से ये बना है। ये जो हिमालय जब क्रिएट हुए, जब हमारा इंडियन कॉन्टिनेंट जब यूरेशिया से टकराया, जब यूरेशिया से टकराया, तो जो वो टकराने की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा उसकी वजह से ये ग्रेटर हिमालय बना। और लेसर हिमालय भी उसके थोड़े दरमियान के बाद लेसर हिमालय बना। लेकिन जो शिवालिक है वो यहाँ की जो रिवर्स है, जो रिवर्स के पास होने की वजह से जो माउंटेन्स के जो पेबल्स है, जो रॉक्स है, उसको डिपॉजिट करते करते ये शिवालिक हिल्स की फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर आप पूर्वांचल हिल्स देख सकते हैं। ये भी जब इंडियन कॉन्टिनेंट यूरेशिया से टकराया उसकी वजह से ये मर्ज इमर्ज हुआ। और ये जो अरावली रेंज है, विंध्या रेंज है, सतपुरा रेंज, वेस्टर्न एरियाज और जो ईस्टर्न घाट्स है, वो एक्चुअली ये जो हिमालय है इससे पहले ही बने थे। अरावली रेंज एक्चुअली वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज माना जाता है। ये रेंज और ये जो प्लेट्यूज है, ये जो डेक्कन प्लेट्यूज है, कैसे बनते हैं? ये एक वॉल्केनिक इरप्शन से क्रिएट होते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन होता है बहुत करोड़ों साल पहले, बहुत हजारों करोड़ों साल पहले, और उसकी वो कूल डाउन होते जाते हैं। वो यूरेशिया से, जो इंडियन कॉन्टिनेंट यूरेशिया से टकराने से पहले ही यहाँ पर कूल डाउन हो जाता है वॉल्केनिक इरप्शन का। और उसकी वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत अनइवन प्लेट्यूज है, बहुत अनइवन प्लेट्यूज है, और इसकी वजह से ये प्लेट्यूज का फॉर्मेशन होता है। और जब इंडियन कॉन्टिनेंट टकराया यूरेशिया से, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारा इंडियन लैंडमास का जो कॉन्टिनेंट है वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया, ईस्टवर्ड्स थोड़ा सा टिल्ट हो गया, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। लेकिन ऐसी दो रिवर्स है जो अभी भी वेस्ट में जाके अरेबियन सी में जाके खत्म होती है। वो मैं आपको आगे के चैप्टर के कंटेंट्स में बताऊंगा। तो हमारे पास 29 स्टेट्स है और 9 यूनियन टेरिटरीज है। ये काफी ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है जो आपको शायद कभी पूछ लिया जाता है। तो जो एलुवियल डिपॉजिट्स क्या होते हैं? जो एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं ये फाइन सॉइल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो रिवर्स के द्वारा लाए जाते हैं माउंटेन से। और ये बेसिन में जो फ्लैट एरिया है वहां जाके इसे डिपॉजिट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो एरिया काफी ज्यादा फर्टाइल हो जाता है। और वो फर्टिलिटी की वजह से वहां पर जो सिविलाइजेशन है और जो कल्टीवेशन है, जो एग्रीकल्चर है, जो एक शहर बसाने की जो नींव पड़ती है, वो वहां से स्टार्ट होती है। तो आप देखेंगे कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स ये गंगा और यमुना, जो गंगा ये गंगोत्री से, सॉरी,
गंगा जो गंगोत्री से निकलती है, और यमुना जो यमुनोत्री से निकलती है, जो हिमालयस के जो ग्लेशियर बोल सकते हैं, ग्लेशियर से ये अ, निकलती है। तो इन दोनों रिवर्स की वजह से जो ये रिवर्स अपने साथ जो फाइन सॉइल्स और ग्रेन्यूल्स लेके आते हैं माउंटेन से काटते हुए, तो उसकी वजह से जो वो डिपॉजिट करते हैं, उसकी वजह से जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, जो यूपी बिहार और उड़ीसा और झारखंड, ये सब के इलाके हैं, जो उसकी वजह से वो काफी ज्यादा फर्टाइल माने जाते हैं। वहां पर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर का जो इन्फ्लुएंस है वो काफी ज्यादा माना जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक फिजिकल डिविजन्स के बारे में बता दूं कि जो हिमालय है, हिमालय का अगर हम बीच में दो भाग में तोड़े या इसका संधि विच्छेद करें, तो हिम प्लस आलय। हिम का मतलब होता है आइस, और आलय का मतलब होता है एक घर, एक आइस का घर। तो हिमालय इसलिए काफी ज्यादा ठंडा है, वहां पर हमारे बहुत सारे ग्लेशियर्स होते हैं, जिसकी जिसके जिस हर रिवर की शुरुआत वहीं से मानी जाती है। तो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया कि वो ग्रेटर हिमालय होता है, जो हिमाद्री होती है, और उसके बीच में फिर आता है मिडिल हिमालय। फिर शिवालिक, हम मैंने आपको बताया कि शिवालिक जो एलुवियल डिपॉजिट है, वो शिवालिक उससे बनता है। फिर मैंने आपको नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स के बारे में बताया, जो एलुवियल डिपॉजिट से बना है, जो इंडस हो गया, जो पाकिस्तान में जाके आपको पंजाब के एरिया में काफी फर्टिलिटी देता है। गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, और ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज है, इसकी वजह से वहाँ के जो लैंड है काफी फर्टाइल होते हैं, और वो कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो इस यही रीजन है कि वहां पर बहुत हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन पाया जाता है ये प्लेन्स में। फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, जो बहुत ज्यादा ड्राई है, वहां पर पानी और बहुत कम होता है, रेनफॉल बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वहाँ के जो वेजिटेशन है वो भी उसी तरह से अडेप्ट किए जाते हैं। और जैसे बाजरा आप देख सकते हैं कि बाजरा में को उगाने में पानी बहुत कम लगता है, इसी वजह से वहां पर बाजरा की जो खपत है, जो कंज्यूमेबिलिटी है, वो ज्यादा है। और ये एक सैंडी स्ट्रेच है, और इसलिए वहां पर बहुत कम वेजिटेशन पाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं जो हमारा मेन जो ये वी शेप बनाता है, ये पेनिसुलर प्लेट्यू, ये ट्राइंगुलर शेप में है, और ये काफी ज्यादा अनइवन है। ये अनइवन का कारण मैंने आपको जो बताया कि ये वॉल्केनिक इरप्शन के बाद जो कूल होके ये प्लेट्यूज बने हैं, तो इसकी वजह से ये अनइवन बहुत ज्यादा है। और जब ये इरप्शंस हो रहे थे, तो इरप्शंस की वजह से क्या हुआ कि जो फॉसिल्स है, मतलब जो तब के फॉरेस्ट होंगे, जो हजारों करोड़ साल पहले के फॉरेस्ट होंगे, वो अ, जो लैंड है उसके नीचे समर्ज हो गए। जब ये वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था, जो ये लावा निकला, उसकी वजह से जो फॉसिल फ्यूल्स अंदर चले गए, वो जल के अंदर चले गए, और जो लावा कूल डाउन हुआ, और कूल डाउन के नीचे जो कूल डाउन लावा के नीचे, मैं आपको थोड़ा सा पिक्टोरियली बताऊं, तो ये आप मान लीजिए वॉल्केनो है, इससे जो लावा निकला, इससे लावा निकलने की वजह से जो ये यहाँ पर ये फॉरेस्ट होंगे, जो ये फॉरेस्ट होंगे वो जल गए और वो नीचे चले गए। तो ये जो लावा निकला, इस ये कूल डाउन हुआ और इसके नीचे फॉरेस्ट रह गए। और तो ये फॉरेस्ट के जो अवशेष है, जो चीजें हैं, वो काफी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में रही, तो इसकी वजह से जो कोल है और आयरन है वो बन गए। क्योंकि आपको पता होगा कि कोल और आयरन बनने की शुरुआत फॉसिल से ही होती है। जब फॉसिल्स बहुत हाई टेम्परेचर में होते हैं और बहुत हाई प्रेशर में होता है, तब वो बहुत हजारों साल बाद जाके वो फॉसिल्स बन जाते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे छोटा नागपुर पेट्रोलियम में, जो झारखंड में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ की जगह पे पाया जाता है, वहां पर आपको कोल डिपॉजिट्स बहुत मिलेंगे। फिर आपको मध्य प्रदेश में डिपॉजिट्स, आयरन और डिपॉजिट्स बहुत मिलेंगे। तो यही एक रीजन था जिसकी वजह से वहां पर जो ये मिनरल्स के डिपॉजिट है वो काफी है, क्योंकि वहां के जो फॉसिल्स है वो कवर्ड हो जाते हैं, वो लावा से कवर्ड हो जाता है, और लावा आगे जाके ये प्लेट्यू बन जाता है कूल डाउन होने के बाद।
तो अरावली हिल्स एक बहुत पुराना रेंज है, वर्ल्ड का बहुत पुराना रेंज है। ये नॉर्थ वेस्ट साइड में लाई करता है। वैसे ही विंध्यास है, सतपुरा है, और जो नर्मदा और तापी है, जो मैंने आपको बताया था कि ये एक दो रिवर है जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और ये अरेबियन सी में जाके ये समर्ज होती है। और फिर आता है हमारे पास वेस्टर्न घाट, जिसको शायत्रीज बोलते हैं, और ईस्टर्न घाट जो एक, ये भी एक अनइवन आप कह सकते हैं घाट्स है, जिसमें जो वेस्टर्न घाट्स है उस पे ज्यादा अ, बरसात होती है, ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है। फिर देखते हैं कि हमारे पास एक कोस्टल प्लेन्स भी है। अगर हम कोस्टल प्लेन्स देखें तो वो काफी ज्यादा नैरो होते हैं। तो आगे हम देखें कि कोस्टल प्लेन्स नैरो होते हैं, लेकिन उसकी वजह से ब्रॉडर भी होते हैं वो। तो देयर आर नंबर ऑफ रिवर्स फ्लोइंग ईस्टवर्ड्स। क्योंकि ईस्टवर्ड्स क्यों फ्लो कर रहे हैं? क्योंकि वो जो इंडियन कॉन्टिनेंट जब यूरेशिया से टकराया, तो उसकी वजह से जो टिल्टेडनेस आई वेस्ट और ईस्ट में, उसकी वजह से ये जो नदियां हैं, काफी सारी नदियां, ऑलमोस्ट सारी नदियां वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। और जो सुंदरबन डेल्टा है, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के फ्लो से वहां पर डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। फिर देखेंगे आप काफी इंटरेस्टिंग सी पेंटिंग्स बनाई है बच्चों ने। तो एक हमारे पास दो आइलैंड्स भी है, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड। तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड, ये एक कोरल आइलैंड है। तो आप ये समझेंगे ये कोरल आइलैंड एक्चुअली होते हैं क्या? तो ये कोरल आइलैंड, ये कोरल वेस्टेज से बना है। कोरल वेस्टेज मतलब जो सी के जो एनिमल्स है, जो फिशेस है, जो छोटे छोटे हैं, उसके जो जब वो मर जाते हैं तो वो लैंड मास लैंड मास में आने के बाद इसके ऊपर जो परत होती है, जो आप समझ लीजिए कि जो लेयर होती है, वो लैंड का लेयर जाते 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 इस पे एक मास क्रिएट हो जाता है, जो ये लैंड मास के बाद बन जाता है। तो ये कोरल आइलैंड्स है, ये एक कोरल वेस्टेज के आइलैंड्स है। और आपको एक क्वेश्चन है आखिर में कि ये जो सुनामी आई थी 2004 में, ये किस आइलैंड को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है उस टाइम पे? तो ये आप पता कीजिए। और ये सुनामी क्यों आती है? ये सुनामी एक्चुअली आती है जब एक जो सी के नीचे जो सी फ्लोर्स है, सी के नीचे अगर अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक की वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से जो अर्थक्वेक आता है, उसकी वजह से जो वाटर है वो थोड़ा सा फ्रीक्वेंशलाइज्ड हो जाता है, थोड़ा फ्रीक्वेंसी में आ जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत बड़ी सुनामी का रूप ले लेता है। इसकी वजह से ये सुनामीज आती रहती है। ये 2004 में इसने एक्चुअली अंडमान निकोबार में बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। और उसके बाद इंडिया मेनलैंड की बात करें तो ये चेन्नई में ये काफी ज्यादा हार्डली स्ट्रक हुआ था। सो आज के चैप्टर में इतना ही था। ये आई होप आपने ये पूरा चैप्टर समझ लिया होगा। प्लीज आप हमें सपोर्ट दिखाइए, प्लीज हमें आप लिंक कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ये जो वीडियोस हैं उन्हें आप शेयर कीजिए, ताकि आप उनकी मदद कर सके ये सारे चैप्टर्स को बहुत आसानी से समझने में। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, एंड just keep stay tuned. Thank you.